Yes, good afternoon, everyone. This is a very small topic and discussion related to debentures. Debentures नाम के चैप्टर में सबसे पहले आपको याद दिला दूं, जब आप डिबेंचर्स चैप्टर पढ़ते हैं तो अकेले डिबेंचर्स चैप्टर के इंपैक्ट को आपको याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि आपको चार चैप्टर भी इसमें पिक्चर में आएगा। एंड कई बार डिबेंचर्स चैप्टर के क्वेश्चन में एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट्स, जो हम लोग डिपॉजिट रूल्स में पढ़ते थे, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कई बार कंपनी लॉ रिवाइज करने के समय आपको दो तीन चैप्टर्स प्लेटर पर इंटरलिंक करके रिवाइज करना चाहिए। इसके दो फायदे हैं कि जो चैप्टर आपने पहले पढ़ा होगा उसे आप भूलेंगे नहीं, एंड प्रैक्टिकली आप एक होलिस्टिक व्यू से 360 डिग्री अप्रोच से अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी दे पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर आपको याद हो, डिबेंचर्स एक प्रकार का बोरोइंग होता है, इसमें कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। ओके, एंड कुछ कुछ बोरोइंग्स डिबेंचर्स नहीं माने जाते हैं। अगर मैं बोलूं आपको, इसके डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था दैट चैप्टर 3D में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं जो हम लोग क्लास में पढ़े भी थे, दैट इज कमर्शियल पेपर, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ये डिबेंचर्स नहीं माने जाएंगे। सर डिबेंचर्स क्या क्या टाइप के हो सकते हैं? एनसीडी, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, मतलब इनके रिडेम्पशन होंगे ड्यू डेट पर। फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर जो रिडेम्पशन नहीं होगा, सर फ्री है ना? नो 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 नो, आपको उनको इक्विटी देना पड़ेगा रिडेम्पशन डेट पर। एंड पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर पीसीडी, दैट इज कुछ पोर्शन कन्वर्ट होगा इक्विटी में एंड कुछ के लिए आपको रिडेम्पशन देना पड़ेगा। सर सीसीडी वो नहीं है, बस कॉफी वाला। तो एनसीडी, एफसीडी, सीसीडी, तो ऐसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करने के पहले याद रखिएगा आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ये सिक्योर्ड होने चाहिए इस टाइप के जो डिबेंचर्स आप इशू करेंगे, and redemption time is maximum 10 years from the date of issue, but in some cases it can be 30 years from the date of issue. So 30 years कब होता है? 30 years के चार केसेस हैं, जिसमें एक चीज बल्ले बल्ले, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनीज कौन कौन से टाइप के कंपनीज इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक रियल एस्टेट, टेलीकॉम, दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज, या ऐसी कंपनी जिसको परमिट आरबीआई ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या नेशनल हाउसिंग बैंक ने। फोर्थ केस दिख रहा है, तो बहुत लोग फोर्थ केस को मिस कर जाते हैं। इन चार केसेस में आप 10 साल से ज्यादा वाले रिडेम्पशन वाले डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। ओके सर, एक बात बताइए, जब मैं चार्ज क्रिएट करूंगा तो सीएचजी 9 फाइल होगा इस बार? सर सीएचजी 1 होता था ना, सीएचजी 9 चार्ज फाइलिंग याद है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट 30 डेज, फिर नेक्स्ट 60 डेज। पर जब नेक्स्ट पहला बार नेक्स्ट 30 डेज मांगते हो तो नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस दोनों देनी पड़ती है, और जब अगली बार नेक्स्ट 60 मांगते हो, नॉर्मल फीस, एडिशनल फीस एंड एड वैलोरम फीस। तो मैंने चार चैप्टर को भी यहां पर चिंगारी लगाकर याद कराने की कोशिश कर दी। ओके, अब देखो यहां पर आप देखोगे दो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि डिबेंचर ट्रस्टीज जो अपॉइंट होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज मस्ट बी अपॉइंटेड बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और आपको एक ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ट्रस्ट डीड जो फॉर्मैल जिसका फॉर्मेट SH12 में है, दिस इज विद इन 3 months ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। तो ये दो अलग चीज, अपॉइंटमेंट इज नॉट विद इन 3 months, अपॉइंटमेंट इज बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एंड ट्रस्ट डीड इज विद इन 3 months ओके ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू। तो ये इस पर एमसीक्यू में लोग मिस्टेक कर देते हैं, याद रखना होगा। सर जो चार्ज में डिबेंचर इशू के लिए दूंगा, यहां पर देखो कई लोग के बुक्स में मिसिंग है, मैं अपने प्रॉपर्टी के एसेट्स पर क्रिएट कर सकता हूं होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, तो कई लोग इसको ओशा बोलते हैं, दैट इज ओन कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट। इस तरह मैं चार्ज क्रिएशन कर सकता हूं डिबेंचर इशू में। इज इट फाइन एवरीवन? चेक कर लो अगर आपके मिस हुए हुए हैं। चार्ज कैसे क्रिएट होगा ये सारा हमने देखा, और किनको चार्ज क्रिएशन की दरकार नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है विच इज फुल्ली सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, हर गवर्नमेंट कंपनी के लिए चीज नहीं है, वो गवर्नमेंट कंपनी जो फुल्ली सिक्योर्ड, विच इज फुल्ली सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी हो, उनको ये एग्जेम्पशन है चार्ज क्रिएशन नहीं करने की। डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में यहां पर हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है या नहीं बन सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट देख लीजिए। अगर आप शेयर होल्डर हैं, क्रेडिटर्स, लेंडर्स हैं, डेटर्स ऑफ कंपनी या ग्रुप कंपनी हैं, गारंटर्स हैं इसी डिबेंचर इशू को लेकर, तो ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है। डोंट पर्सनली फील, एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूं और मैंने देखा नहीं कि ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे गिव द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दे डोंट आस्क दैट, बट स्मॉल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, जो सीए के एग्जाम में भी आया हुआ है। और ऐसे कई पॉइंट्स थे दैट हु कैन नॉट बिकम डिबेंचर ट्रस्टी, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, वैकेंसी कैसे फिल होगी अगर कोई समय से पहले ट्रस्टी मर गया या कुछ डिस्क्वालिफिकेशन हो गया।
और कैजुअल वैकेंसी अगर रेजिग्नेशन के द्वारा है तो कैसे फिल होगी। तो ये फास्ट ट्रैक है, तो मैं सारे पॉइंट्स को टच कर दिया हूं। रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, दिस वाज आल्सो डन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, जो कुछ साल पहले अमेंडमेंट हो गया था, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, दोनों अलग चीज है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एक सॉर्ट ऑफ बुक एंट्री है, जहां पर एक रिजर्व आपने क्रिएट कर दिया प्रॉफिट्स निकाल के पीएल से, या जो प्रॉफिट्स डिविडेंड्स के लिए अवेलेबल है, ताकि सब डिविडेंड के रूप में बट ना जाए। बट डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इज लाइक डिपॉजिट चैप्टर में जैसे याद है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स के लिए कुछ प्रतिशत पैसा 30 अप्रैल के पहले आप अलग करते थे, वैसे ही है पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। वहां पर 20% था, कुछ याद आ रहा है, यहां पर 15% आप पढ़ने वाले हैं। और एक मिनट, वहां जो 20% था, वापस ध्यान से सुनना, इसलिए आपको याद होना चाहिए वो किस अमाउंट पर था, वो बहुत अलग था। यहां की 20% किस फिगर पे अप्लाई होता है वो अलग है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिपॉजिट चैप्टर। सही बात बताइए, डीआरआर कहां से क्रिएट होगा? स्टेप 1 मिला, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। सर डीआरआर किस पे होगा? अगर आपकी फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर है उस पर डीआरआर नहीं होगा। सर एनसीडीज होगा, पार्टली कन्वर्टिबल, उसमें एनसीडी वाले पोर्शन पे होगा, जो पोर्शन कन्वर्ट नहीं हो रहा है उस पोर्शन पर डीआरआर होगा। तो ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। सो डीआरआर किसके लिए क्रिएट होता है ये देखिए, बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे कमेंटमेंट टेबल बनाया था। सर ओल्ड दिखाना ही क्यों है जब ओल्ड हट गया? आज भी इंस्टीट्यूट के कई बुक्स में पुराने हैं, और आपके भाई बहन अगर मेरे से ही पढ़े होंगे तो उनको आप पुराना बुक्स पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं अमेंडमेंट डाल दे रहा हूं। अगर आप ट्यूशन नहीं भी ले रहे हैं कि भैया तो अमित सर से ट्यूशन लिए थे, मैं उसी कॉपी किताब से पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़िए, पर मैं आपके लिए अपडेट भी डाल दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि कहां कहां नहीं लगता है। तो आप इनफैक्ट जब इसको आप रिवाइज कर लोगे घर पर, देखोगे कहीं भी नहीं लग रहा है, सिर्फ इनडायरेक्टली आप देखोगे अनलिस्टेड कंपनीज पर लगेगा, पर वो भी अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में डीआरआर नहीं लगेगा। डीआरआर का फिगर भी जो पुराने अकाउंट्स की किताब छपे हुए उसमें कुछ 25% दिखाई देता था, यहां पर 10% है। और एक मिनट, जब भी परसेंटेजेस पढ़ो ना, एक चीज याद रखना, क्या चीज पर वो अप्लाई हो रहा है? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, तुम्हारे कितने डिबेंचर्स अब रिडीम होने बाकी हैं उसका 10%। ओके, तो अनलिस्टेड कंपनीज में अनलिस्टेड एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे भी नहीं लग रहा है। अदर अनलिस्टेड कंपनीज अदर दैन दीज, बैंकों पर नहीं लग रहा है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक सिडबी, एक्सिम बैंक, इन पर भी नहीं लग रहा है। व्हाट इज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड? यहां पर बोल रहा है 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर, लैंग्वेज ध्यान से देखना, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं ये 30 अप्रैल 20 चल रहा है, तो इसका नेक्स्ट 31 मार्च कब खत्म होगा? नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021। तो इस पीरियड में जो भी डिबेंचर्स मैच्योर हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 21 का ही देखना है। डिपॉजिट चैप्टर में होता था नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल के पहले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है उसका 20% अलग करना पड़ता था। वो फिगर्स अलग थे जिसपे अप्लाई हो रहा था, पर यहां पर क्या है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक जो मैच्योर हो जाए, मतलब कमिंग ईयर वाला ही हो गया बेसिकली, तो उसका 15% मुझे अलग रखना है। और डीआरएफ, अब तुम हड़बड़ा के बोलोगे समझ गए सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज में लगता है, नो, ये सब पर लगता है। आप उल्टा याद करो, इसमें किस पे नहीं लगता वो याद करो। बैंक्स पर नहीं लगता है, यस सर, मैंने एनबीएफसी नहीं बोला, मैंने बैंक्स पर बोला नहीं लगता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर नहीं लगता है, ये बाकी सब पर लग रहा है। देखो, लिस्टेड एनबीएफसीज, लिस्टेड एचएफसीज, अदर लिस्टेड कंपनीज, ऑल अनलिस्टेड कंपनीज विच आर नॉट एनबीएफसीज एंड एचएफसीज, उन पे भी लगेगा, एंड ऑफ कोर्स एनबीएफसीज पर भी लग जाएगा। यानी एनबीएफसीज पे इस बार डीआरएफ लग रहा है, पर क्या चीज का है आपने समझ पाया? और ये पैसा कहां रखते हो? ये पैसा आप शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट विच इज फ्री फ्रॉम लिएन, अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अदर लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज गिवन इन द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो आइए, इस पर एक अच्छा क्वेश्चन मैंने यहां बनाया है आपके लिए, लेट अस स्टार्ट रीडिंग इट, या आप मेरे इस वीडियो की बात खुद भी देख सकते हो। जेड लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, 1000 करोड़ डिबेंचर इशू इन्होंने करंट ईयर में किया है। इट इज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ध्यान से देख रहे हो ना, ओके। They had already issued, listed भी है debentures in the past. Currently in 2021-22 इस साल में इसके 10 करोड़ ड्यू फॉर रिडेम्पशन है,
और अगले साल में, जो ब्लू इंक से कर देता हूं या ग्रीन से कर देता हूं, अगले साल इनके 20 करोड़ रिडेम्पशन के लिए ड्यू हैं। टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इसके 2000 करोड़ हैं। स्क्रीन दिख रहा है आपको? तो ये एमसीक्यू मैंने आपके लिए बनाया है कि इसके टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स 2000 करोड़ हैं। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, मेरे संग संग इसको आप पढ़िए और इन पांचों क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहले तो लिखा हुआ है इसके रिडेम्पशन लेटेस्ट बाय कितने साल हो जाने चाहिए, सब बोलेंगे 10 साल, पर धीरे से देखो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिख दिया गया था, तो आप इसमें 30 ईयर्स टिक करोगे। कितना परसेंटेज इसे डीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा, सोचो। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 10, 20 या 30? सर आजकल तो 10 हो गया, बताया था। अरे यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो छोड़ो, ये लिस्टेड कंपनी है, इनके लिए नन ऑफ द अबव लगता है। अरे वाह। What amount has to be maintained in liquid assets and by that and which date? तो पहले तो ये कौन सा साल चल रहा है भाई, 21 22, तो मुझे 30 अप्रैल 21 के पहले, सर इसमें भी 2 30 अप्रैल आ रहा है, इस बात तो सही है, पर मुझे 10 करोड़ जो इस साल ड्यू होने वाले हैं अगले 31 मार्च तक, इसका 15% देखना है। ये डिपॉजिट चैप्टर नहीं है, वहां तो हम लोग अगले साल जो होने वाला होता था उसका 20% करते थे, तो दैट इज 1.5 करोड़ मुझे अलग कर देना पड़ेगा। और ये अनलिस्टेड कंपनी है, इसको डीआरआर में, अगर ये अनलिस्टेड होता तब तो क्या हो जाता, इफ जेड लिमिट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, ओके, अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है एंड ये एनबीएफसी नहीं है, तब तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी होता, तो क्योंकि तब वो एनबीएफसी हो जाता, वो भी इस टाइप का था, नन ऑफ द अबव टिक कर देते आप। तो चलिए एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूं, पांचों एग्जांपल्स को फिर से आप देखिए। स्पेशली आई वुड से दिस वाज लिटिल ट्रिकी, दिस वन, सी नंबर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड पीपल आर आल्सो कंफ्यूज्ड इन पॉइंट बी। लिस्टेड कंपनीज में डीआरआर क्रिएशन अब हटा दिया गया है। आप एक फोटो उतार सकते हैं अगर आपकी बुक में ये पेज नहीं है।